जय हिंद बच्चों। व्याकरण की शुरुआत हो गई है, तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको व्याकरण की गलियों में ले चलता हूँ एक बार और इस बार जिस गली में हम जाएंगे उसका नाम है समास। यह आपके व्याकरण का दूसरा पाठ है। समास जैसा कि नाम से प्रकट होता है। बच्चों, हर शब्द की परिभाषा होती है, आप जानते हैं। मैं इससे पहले कई बार यह बात कह चुका हूँ आप सबको। हर शब्द की परिभाषा होती है। शब्द की गहराई में ज़रा जाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको बहुत सारे मोती मिलेंगे, और बिना प्रयास के ही आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिना प्रयास के। जैसा कि इसका नाम है समास, सम जोर अस, सम जोर अस। सम का मतलब होता है बराबर, एक समान, और अस, अस मतलब होना। इस तरह से कहीं आपने इसकी अन्विति नहीं देखी होगी, इस तरह से जोड़ तोड़ आपने नहीं देखा होगा, कहीं नहीं बताया जाता, इस तरह किसी किताब में नहीं है। सम अस समास। अस का मतलब होता है होना, और सम यानी उचित रूप में। उचित रूप में होना क्या है? उचित रूप में होना किसे बोलते हैं? उचित रूप में होना शब्दों का मेल होना। उचित रूप में शब्दों का मेल होना। देखिए, शब्द निर्माण या शब्द रचना की जो प्रक्रिया है उसमें चार महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। मैं बोल चुका हूं इससे पहले, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग और प्रत्यय आपको बता चुका हूं मैं। संधि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, फुर्सत मिलेगी मुझे, स्कूल खुलने दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। और समास यह आपको पढ़ना ही है। संधि में वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। यही अंतर है दोनों में खास। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का। उचित रूप में वर्णों का मेल संधि है और उचित रूप में शब्दों का मेल यह समास है। इस तरह से हम देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्दों का सही रूप में मेल होता है तो उस मेल को समास कहते हैं। याद रखिएगा, मेल से उत्पन्न होने वाले शब्द को नहीं, मेल को समास कहते हैं। वह जो जोड़ है, वह जो जुड़ाव है, उसे समास बोलते हैं। फिर उस जोड़ से या जुड़ाव से या उस मेल से जो शब्द बनेगा, जो निष्पन्न रूप होगा, वह क्या है? वह है सामासिक पद। क्या? सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद। मेरी बात समझ में आ रही होगी। उचित रूप में दो शब्दों का मेल समास, और उस मेल से जो शब्द बनता है वह है सामासिक पद या समस्त पद। दोनों में से कोई भी एक आप बोल सकते हैं, सामासिक पद या समस्त पद। सामासिक पद या समस्त पद। फिर एक बार मैं बोल दूं, मेल को ही समास बोलते हैं, मेल से उत्पन्न होने वाले शब्द को समास नहीं बोलते। उचित रूप में दो शब्दों का मेल ही समास कहलाता है। मेल है समास, और मेल से जो उत्पन्न होगा वह है सामासिक पद या समस्त पद। यही है समास की परिभाषा। उचित रूप में शब्दों का मेल समास कहलाता है, और उस मेल से निष्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने वाले जो शब्द हैं वे सामासिक पद कहलाते हैं या समस्त पद कहलाते हैं। आपकी मर्जी, जो बोलें, कोई एक बोलिए। समझने के लिए दोनों समझिए।
इस समास के मूल रूप में 4 भेद होते हैं। कितने? 4। समास के मूल रूप में 4 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष, दूसरा है द्वंद्व, तीसरा है अव्ययी भाव और चौथा है बहुव्रीहि। इसमें क्रम की कोई आवश्यकता नहीं होती, आप पहले किसी को भी बोल सकते हैं। अमूमन यानी प्रायः बहुधा लोग तत्पुरुष समास को पहले बोल देते हैं, उसके बाद क्रम की जरूरत नहीं होती, आप कोई भी बोल सकते हैं। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और द्वंद्व समास, आपकी मर्जी है। पहले लेकिन तत्पुरुष समास कहा जाता है। वो थोड़ा कठिन भी है और उसे समझने में थोड़ा सा समय लगता है अधिक, इसलिए उसका नाम पहले ले लिया जाता है। बाकी जो नाम है उनमें क्रम का कोई लिहाज नहीं रखा जाता, आप कुछ भी आगे पीछे बोल सकते हैं। बहरहाल ये 4 हुए, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि, जैसा कि मैंने कहा। अच्छा, समास में आगे बढ़ने से पहले माय डियर एक बात आप समझ लीजिए, मेरे अजीजों, मेरे प्रिय बच्चों, एक बात समझिए कि समास में कुछ तकनीकी शब्द हैं। जैसे अभी मैंने कहा, नाम जो शब्द उत्पन्न होता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद बोलते हैं। ये पद क्या है ये समझना अनिवार्य है आपके लिए। शब्द और पद में क्या अंतर है ये समझ जाइए, तब ये बात और अच्छी तरह से खुलकर सामने आ जाएगी। वर्णों का सार्थक समूह आप पहले समझ चुके हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है, जानते हैं आप। लेकिन वर्णों के उसी सार्थक समूह का प्रयोग जब हम वाक्य में करते हैं तब उस शब्द को पद बोलते हैं। यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द और उसी सार्थक समूह का प्रयोग जब वाक्य में हो तो वह पद। अब यहां समस्त पद क्यों बोलते हैं? सवाल उठता है, समस्त पद क्यों बोलेंगे, क्या कारण है? समस्त पद क्यों कहेंगे? वाक्य में तो प्रयोग हुआ नहीं, फिर पद क्यों? सीधा सा कारण है, सीधा सा आधार है, सीधा सा उपाय है कि वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ। प्रयोग हुआ ना, गौर कीजिएगा, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ, शब्दों में ही सही, लेकिन प्रयोग हुआ ना, प्रयोग शब्द आया ना, इसलिए रियायत देते हुए, छूट देते हुए इसे हम पद मान लेते हैं। 2 शब्दों का तो मेल होता ही है। प्रयोग हुआ ना, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ, शब्दों में प्रयोग हुआ ना। संयुक्त शब्द बनाने में या दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाने में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया ना, प्रयोग हुआ ना। इस प्रयोग होने के कारण ही, इस प्रयुक्त होने के कारण ही, इस प्रयुक्ति के कारण ही इससे बनने वाले, मेल से बनने वाले शब्द को सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरा तथ्य, जो 2 शब्द जुड़ेंगे और उनसे जो शब्द बनेगा वो तो सामासिक पद है, समस्त पद है। लेकिन उस समस्त पद के भी 2 हिस्से होंगे। पहले कोई शब्द जुड़ेगा, बाद में कोई शब्द जुड़ेगा। तो जो शब्द जुड़ेगा उसे हम शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में आ रहा है, इसलिए शब्द नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पद। क्या? पद। तो किसी भी समस्त पद या सामासिक पद में 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद यानी पहले आने वाला शब्द, और एक होता है उत्तर पद, उत्तर पद यानी बाद में आने वाला पद या बाद में आने वाला शब्द। आप बोलिएगा कैसे? जैसे है राजकुमार,
राजा का कुमार, राजा शासन करने वाला अधिनायक, और कुमार उसका पुत्र राजकुमार, है ना। तो इसमें राजा जोर कुमार हुआ, तो राजा है पूर्व पद, पहले आने वाला शब्द या पद पूर्व पद कहलाता है, और बाद में आने वाला उत्तर पद कहलाता है। उत्तर का मतलब उत्तर भी है, उत्तर का मतलब प्रश्न के बदले जो कहा जाता है वह उत्तर का मतलब एक दिशा है, और उत्तर का मतलब बाद भी होता है, पश्चात होता है। तो समास में यही देखा जाता है, यही कहा जाता है पूर्व पद और उत्तर पद। यानी किसी सामासिक पद के या समस्त पद के दो पद होंगे, पूर्व पद उत्तर पद। इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे की कार्रवाई इन्हीं दो पदों के आधार पर होगी, और ये पद आप नहीं समझ पाइएगा तो आपको परेशानी हो जाएगी। फिर समझ रहे हैं, पूर्व पद उत्तर पद। राजकुमार में राज पूर्व पद है, कुमार उत्तर पद है। राजमहल में राज पूर्व पद है, महल उत्तर पद है। घुड़सवार में घुड़ पूर्व पद है यानी पहले वाला पद, और सवार उत्तर पद है। मैं समझता हूँ आपकी समझ में बात आ गई होगी। आप लोग बहुत समझदार हैं, अच्छे हैं और सहयोगी हैं। तो अब से जब भी परिभाषा में बोलूँगा ख्याल रखिएगा, पूर्व पद और उत्तर पद याद रखिएगा, पहले आने वाला पद और बाद में आने वाला पद। पूर्व उत्तर न याद हो तो पहले और बाद समझ लीजिए। मैंने कहा इस समास के चार भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। अब आते हैं तत्पुरुष। तत् का मतलब क्या होता है? तत् मतलब होता है वह, और पुरुष मतलब व्याकरण में पुरुष का मतलब मैन, जो अंग्रेजी में आप बोलते हैं, या मर्द, या मानव, पुल्लिंग, ये जो आप बोलते हैं सो नहीं होता। पुरुष मतलब कोई एक तत्व, व्याकरण का अपना लिहाज होता है, उसका अपना काम होता है। पुरुष मतलब कोई एक तत्व, जी कोई एक तत्व, सबको, चाहे सजीव हो निर्जीव हो कुछ भी हो, उसको पुरुष कह दिया। उसका पुरुष यानी उसका तत्व, उसका रूप, उसका बिंदु, कुछ भी बोलिए। आप बोलिएगा पुरुष ही क्यों कहा? पुरुष और प्रकृति ये दो प्रमुख माने गए हैं। पुरुष और प्रकृति ये दो प्रमुख माने गए हैं, और इन्हीं दोनों से सृष्टि की रचना होती है। तो चूंकि सृष्टि के मूल में पुरुष और प्रकृति आते हैं दोनों, इसलिए किसी भी पुरुष और प्रकृति इन दोनों के अंश सजीवों निर्जीवों सब में हैं। मुझे लगता है एक तर्क की बात जहाँ तक है, इसीलिए व्याकरण ने हर तत्व को पुरुष के रूप में जान लिया, फिर उसने प्रकृति नहीं कहा, पुरुष के रूप में जान लिया। ठीक है, तो तत्पुरुष, उसका पुरुष, किसका? उसका, उसका यानी पूर्व पद का। तो बात क्या होगी? वह सामासिक पद